हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कृष्ण मोहन है। मैं आपको क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब वहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट में पहुँच चुके हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर हम मैप को देखें तो आज हमको जो नेशन स्टेट्स दिख रहे हैं, वो नेशन स्टेट्स आज जो दिख रहे हैं मिड 18th में देखेंगे तो हमको यूरोप में ये नेशन स्टेट नहीं दिखेंगे। और फिर आगे हमने पढ़ा था कि स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, ये बहुत सारे किंगडम्स में, डचीज़ में, कैंटोन्स में, छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से डिवाइडेड थे और ऑटोनोमस यानी स्वतंत्र क्षेत्र थे। और यहाँ पर जो लोग थे डाइवर्स पीपल थे, यानी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के थे, उनकी भाषाएं अलग थी, उनके कल्चर अलग थे। फिर हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था एक बड़े क्षेत्र का, हैब्सबर्ग एम्पायर का। तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों पे शासन कर रहा था, और बहुत उलझन भरी स्थिति थी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ का वातावरण भी अलग अलग, फिर वहाँ के धर्म भी अलग अलग, लोग भी अलग अलग। तो इस तरह से यहाँ पे समस्या ये पैदा हुई कि अब इतने बड़े क्षेत्र में अब यहाँ पर भी कई प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं। यहाँ जर्मन स्पीकिंग बोलने वाले हैं, यहाँ पर इटालियन बोलने वाले हैं, मग्यार बोलने वाले हैं, इधर गैलिसिया में आ गए तो पोलिश बोलने वाले हैं। तो ये जितने भी तीन हमने प्रभुत्वशाली देखे, जर्मन स्पीकिंग, इटालियन स्पीकिंग और पोलिश स्पीकिंग, इनके अलावा फिर हमने देखे बाउंड्री एरियाज़ में, एम्पायर साम्राज्य की जो बाउंड्री एरियाज़ थी वहाँ पे किसान लोग भी हैं। वो कुछ उसमें से बोहेमियंस लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो स्लोवाकिया के हैं स्लोवाक्स बोल रहे हैं, स्लोवेनिया के स्लोवीन्स बोल रहे हैं, जो आज कैर्नियोला भी बोलते हैं उसको। और जो साउथ में आ गए तो क्रोएशिया, वहाँ क्रोट्स बोलते हैं, और ईस्ट यूरोप में ये भाषा बोलते हैं। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि अब यहाँ पॉलिटिकल यूनिटी की बात की जाए तो इतनी भाषाओं, इतनी विविधता के बाद अगर हम बोलें कि ये कुछ किसी प्रकार से कैसे एक होंगे, यहाँ कैसे नेशनलिज्म आएगा, तो नेशनलिज्म तो बहुत दूर की बात थी। अभी सिर्फ एक ऊपर ही ऊपर अपन समझ रहे हैं कि यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है तो यहाँ यूनिटी की बात कैसे की जाएगी। तो यहाँ यूनिवर्सिटी थी कैसे, आखिर ये लोग एक साम्राज्य के अधीन एक साथ कैसे मिलकर रह रहे थे। तो उसका कारण सिर्फ एकमात्र था कि इनकी राजभक्ति थी, एलिजियंस टू द एम्परर। तो शासक के प्रति जो इनकी निष्ठा थी उसके कारण ये एक होके रह रहे थे। तो हाउ डिड नेशनलिज्म, तो राष्ट्रवाद एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो यहाँ पर फिर कैसे आया राष्ट्रवाद, यहाँ पर कैसे आया नेशन स्टेट, कैसे प्रकट हुए, कैसे स्थापित हुए। तो मतलब ये हुआ कि जहाँ इतने विविध भाषाई लोग हैं, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले हैं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, अलग अलग जाति वर्ग के, अलग अलग भाषाओं के लोग, फिर भी वो एक एम्परर के अधीन रह रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जो एलिजियंस टू द एम्परर था, जो निष्ठा थी, राजभक्ति थी, तो राजभक्ति के कारण वो एक साथ रह सकते थे। तो जब नेशनलिज्म की बात आएगी तो भी तो वो एक साथ रह सकते हैं। तो मुख्य चीज़ ये है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं हम। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी जो अभिजात वर्ग है, एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन है, कैसे क्या हुआ, तो इनका क्या योगदान रहा राष्ट्रवाद में, पढ़ते हैं, समझ में आएगा। सोशली एंड पॉलिटिकली, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, ए लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वॉज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो जमींदारी अभिजात वर्ग जो था वो एक प्रबल वर्ग था इस महाद्वीप में, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ। और जो सदस्य थे इस वर्ग के वो सब एक थे, बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ, यानी इनके जीवन जीने का ढंग एक जैसा था। और दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। और ये बड़े अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे। ऐसा नहीं था कि ये सारे एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। और अलग अलग क्षेत्रों में रहने के बावजूद भी क्योंकि इनके जीवन का ढंग एक जैसा था, इसलिए सब यूनाइटेड थे, एक साथ थे, माने एक दूसरे की सुनते थे। एक दूसरे को कोई कह रहा है कुछ बात किसी विषय में
अब अगर किसी ने नेशनलिज्म के बारे में कहा कि चलो हम सब एक हो जाएं, तो ये एक दूसरे की सुनेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि नेशनलिज्म में इनका भी योगदान है। जो एरिस्टोक्रेसी थी, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, इनका। और दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड, अब देखिए, एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। तो इन्होंने अपनी पूंजी ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनाई थी और नगरों में भी इनके घर थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकी संपत्ति यहाँ पर भी है ग्रामीण इलाकों में, मतलब ग्रामीण इलाकों में भी इनका प्रभाव होगा। क्यों? क्योंकि सोशली और पॉलिटिकली तो बहुत प्रबल लोग हैं। तो अगर गांव वालों को ये भी कुछ कहेंगे तो गांव वाले भी हो सकता है इनकी बात मान लें, इनकी बात पे चलने लगें। एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस, और नगरों में भी इनके घर हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। अब ये लोग फ्रेंच बोलना पसंद करते थे, किस उद्देश्य से? डिप्लोमेसी के उद्देश्य से, यानी इनको कोई राजनयिक बात करना है, इस तरह का कोई राजनीतिक डिस्कशन करना है जब भी, जहाँ पर भी। और हाई सोसाइटी में जब ये बैठना उठना होता था इनका, तो उस समय ये फ्रेंच बोलना पसंद करते थे, बोलते थे। और देयर फैमिलीज़ वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। और प्रायः ये देखा गया है कि इनमें जो एकता थी और इनका जो परिवार एक दूसरे से जो बंधे हुए थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, तो बोले कि इनके जी बीच में जो वैवाहिक बंधन थे, बोले तो हो सकता है इस वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। और ये जो पावरफुल शक्तिशाली अभिजात वर्ग था, यद्यपि ये संख्या में बहुत कम समूह थे। अगर इनके समूहों की बात की जाए तो बहुत कम समूह में थे, पाए जाते थे वहाँ। तो ये कम समूह में पाए जाते थे, तो फिर अधिक समूह किसका था, बड़ा समूह किसका था? तो द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। तो जो मेजॉरिटी था टोटल पॉपुलेशन का, वो किसान वर्ग का था। मेजॉरिटी में किसान की जनसंख्या थी, किसानों की। टू द वेस्ट, पश्चिम यूरोप की बात करें तो द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स। किराएदारी पे, ज़मीन के बड़े बड़े भागों को किराएदारी पे लेके उनकी खेती की जाती थी। एंड स्मॉल ओनर्स, और ज़मीन के जो छोटे छोटे मालिक होते थे उनके द्वारा खेती की जाती थी। कहाँ पे? पश्चिमी यूरोप में। वाइल इन ईस्टर्न, जो पूर्वी यूरोप है, एंड सेंट्रल यूरोप, जो मध्य का यूरोप है, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी यहाँ के लोगों के पास ज़मीनें किस प्रकार से होती थी, तो वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट्स। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी एस्टेट्स होती थी, बड़ी बड़ी संपत्तियाँ, ज़मीन, बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक होते थे यहाँ के लोग। और विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्व्स, और जिसकी खेती बाड़ी, जुताई बुनाई वगैरह किसके द्वारा होता था? जुताई बुआई गुलामों के द्वारा होती थी। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मींट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। अब देखिए, इन द वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, जो पश्चिमी और सेंट्रल यूरोप है, अब वहाँ पर ग्रोथ, डेवलपमेंट, विकास, वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन की जो वृद्धि हो रही थी अब, एंड उसके कारण जो ट्रेड की बिगनिंग हो रही थी, तो उसका अर्थ ये था, उसका तात्पर्य ये लगाया जाता था कि ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। कहने का मतलब ये है कि जो वेस्टर्न यूरोप है और सेंट्रल यूरोप है, यहाँ पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्री की बिगनिंग हुई, शुरुआत हुई। अब यहाँ इंडस्ट्री की जैसी शुरुआत हुई तो यहाँ ट्रेड भी प्रारंभ हो गए, और जैसी ट्रेड और इंडस्ट्री का प्रारंभ हुआ तो यहाँ नगर बसने लगे। अब जैसी नगर बसने लगे तो नगर के साथ बसने के साथ साथ यहाँ कमर्शियल व्यापारिक वर्ग भी एक जन्म ले लिया यहाँ पे, और हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। और इनका अस्तित्व इसीलिए था, उत्पादन की वजह से इनका अस्तित्व था, वो उत्पादन जो बाज़ार के लिए किया जाता था। तो सीधे से आप लोग को समझ में आ रहा है कि एक और वर्ग हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, कमर्शियल क्लासेस का, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अब जो औद्योगिकीकरण था उसकी शुरुआत इंग्लैंड में सेकेंड हाफ यानी उत्तरार्ध में, अब 18वीं शताब्दी खत्म होने वाली थी, 1775 के बाद की बात हो रही है। Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the German states, it occurred only during the 19th century.
तो जो इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई थी, वो फ्रांस में और जर्मन में 19th सेंचुरी में हुई। और इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। अब जैसे ही फ्रांस और जर्मन में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई तो यहाँ पर भी सामाजिक वर्ग अस्तित्व में आया, नया सामाजिक वर्ग, जिसका नाम दिया गया ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, यानी कर्मचारी वर्ग की जनसंख्या, एंड मिडिल क्लासेस, और मिडिल क्लासेस भी आए, और मेड अप ऑफ, और ये किससे मिलकर बने थे, इंडस्ट्रियलिस्ट से, उद्योगपतियों से, बिजनेसमैन व्यापारियों से, और प्रोफेशनल्स से। प्रोफेशनल्स यानी व्यवसायिक वर्ग जो था, जैसे क्लर्क की आवश्यकता पड़ती, भाई फैक्ट्री में उत्पादन होगा तो केवल मजदूरों की आवश्यकता तो केवल नहीं होगी, आय व्यय का भी देखभाल करने के लिए मुनीम वगैरह भी लगेंगे, तो क्लर्क वगैरह की पद स्थापना हुई, तो उसके कारण प्रोफेशनल्स भी आ गए। बिजनेसमैन जो इनका इंडस्ट्री में जो उत्पादन हो रहा है उनको बेच रहे हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट वो जिन्होंने फैक्ट्री खोली है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आ गया और मिडिल क्लास पॉपुलेशन आ गया, जो इनसे मिलकर बना था, इन तीनों से। और इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। अब 19वीं शताब्दी ख़त्म होते होते तक भी हम देख रहे हैं कि मध्य और पूर्वी यूरोप में इनकी संख्या बहुत कम थी। किनकी संख्या? ये जो नया वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है और मिडिल क्लासेस है, बहुत कम संख्या थी। कहने का मतलब ये है कि इट वॉज एमंग द एजुकेटेड, जो शिक्षित वर्ग है, और लिबरल मिडिल क्लासेस थे। लिबरल यानी जो उदारवादी मध्यम वर्ग थे, जो उदारता की बात करते थे, डेमोक्रेसी की बात करते थे। दैट आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी, अब राष्ट्रीय एकता की जो बात करते थे, फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड। अच्छा, यहाँ पर जो नेशनल यूनिटी ने जो पॉपुलैरिटी गेन की है, जो इसको प्रसिद्धि मिली है नेशनल यूनिटी को, तो वो किसके कारण मिली है? एजुकेटेड वर्ग के द्वारा मिली है, और जो उदारवादी मध्यम वर्ग था उनके द्वारा मिली है। और वो भी कब? फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, जब समाप्त हो गई अभिजात वर्ग की जो विशेषाधिकार उनको दिया गया था। अब क्रांति हुई थी फ्रांस में, और फ्रांस की क्रांति पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैली, तो ये जो विशेषाधिकार थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, इनको ख़त्म कर दिया गया था। और जब ये ख़त्म हो गई तो धीरे धीरे लोगों को थोड़ी सुख सुविधाएँ मिलने लगी, तो सुख सुविधाएँ मिलने लगी तो नेशनल यूनिटी की बात होने लगी। तो और इसमें योगदान इन्हीं का था, एजुकेटेड वर्ग का और उदारवादी मध्यम वर्ग का। तो आप समझ गए होंगे, इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस, मतलब राष्ट्रवाद जो आई है बात, तो राष्ट्रवाद में यहाँ पर इस समय तक इन लोगों का उतना योगदान उसमें नहीं था, क्योंकि संख्या में बहुत कम थे। सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो सबसे ज़्यादा योगदान था शिक्षित वर्ग का और उदारवादी मध्यम वर्ग का। और वो भी कब? जब यहाँ पर जो अभिजात वर्ग की जो विशेषाधिकार उनको मिले थे वो समाप्त हो गए, तब जाकर इन्होंने जब नेशनल यूनिटी की बात करना शुरू की तो समाज में इसको प्रसिद्धि मिल गई और लोग एक होने लगे। मेरा ख्याल है आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, एक एक शब्द, एक एक लाइन। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज फॉर यू। ठीक है, तो स्टडी वेल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।